अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस बहरान की जो एक वकील और हाई कोर्ट के जज के दरमियान तल्ख कलामी से पैदा हुआ है। ये बहरान बज़ाहिर दो अफराद के दरमियान इख्तलाफात का था, मगर अब ये कानूनी बहरान और जजेस के कंडक्ट के हवाले से भी नए आइनी और कानूनी सवालात पैदा कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट ईमान मज़ारी और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बीच तल्ख कलामी की, जिसकी तफसीलात तो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मगर उसके बाद जो एडवोकेट ईमान मज़ारी ने एक दरख्वास्त दी हरासमेंट कमेटी जो हर इदारे में बनाई जाती है 2010 के वर्क प्लेस पे ख़वातीन के हरासमेंट के ख़िलाफ़ बनाए गए कानून के तहत उस हरासमेंट कमेटी में ईमान मज़ारी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी कि इन्होंने खुली अदालत में एक खातून को एक वर्क प्लेस के ऊपर हिरासा किया है। उस हरासमेंट कमेटी की जो सरबराह 2025 में 17 जुलाई 2025 में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जस्टिस सरफराज डोगर ने बनाई थी, वो थी जस्टिस समन रिफत। जब ये दरख्वास्त उनको मौसूल हुई तो जस्टिस समन रिफत ने बतौर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसा कि 17 जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन में उनको करार दिया गया था, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। और जो इंक्वायरी कमेटी थी उसमें 3 जजेस हजरात थे, जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान थे, जस्टिस अरबाब ताहिर थे और ख़ुद जस्टिस समन रिफत थी। अब ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी है इसके कानून को समझना ज़रूरी है, जिसके बाद हम साकिब बशीर से भी राय लेंगे। जो कानून है 2010 का, उसके तहत जब किसी भी इदारे की हरासमेंट कमेटी को कोई शिकायत मौसूल होती है तो वो 3 दिन के अंदर वो कमेटी फौरी तौर पे जो है वो कमेटी तश्कील देना ज़रूरी हो जाता है और इंक्वायरी को शुरू करना ज़रूरी होता है। और फिर जिस अफसर के ख़िलाफ़ या जिस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ हरासगी की शिकायत होती है उसको नोटिस जारी करना होता है और फिर 7 दिन के अंदर उस मुल्ज़म अफसर ने जवाब देना होता है। और अगर वो 7 दिन के अंदर जवाब नहीं देगा तो फिर उसके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई होगी। तो वर्क प्लेस के ऊपर हरासगी के इस कानून में एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है कि जब किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाए तो समझ लें कि गियर लग गया और गाड़ी चल गई, फिर उसमें कोई ब्रेक की गुंजाइश नहीं है और 30 दिन के अंदर ये इंक्वायरी मुकम्मल होना ज़रूरी होती है। मगर हुआ क्या, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर एक मुल्ज़म थे। और ये और बात है कि आइनी तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही तहकीकात हो सकती हैं और जजेस को हटाया जा सकता है। मगर इस कानून के तहत जो हरासमेंट कमेटी बनी है, एक शिकायत आ गई थी तो उस कमेटी ने जो भी कार्रवाई करनी थी उस कार्रवाई का या उसकी जो फाइंडिंग थी उसका जायज़ा खुद हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में लिया जा सकता था, या चीफ जस्टिस सरफराज डोगर खुद रिट में आते, या फिर अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा लेती। मगर क्या हुआ कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो इस मामले में एक मुल्ज़म थे, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के ओहदे का बज़ाहिर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया और जस्टिस समन रिफत जो कि 17 जुलाई 2025 के उन्हीं के नोटिफिकेशन के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, उनको बदल के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास जो कि अभी एडिशनल जज हैं, कच्चे जज हैं, कंफर्म भी नहीं हुए, उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दिया। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जस्टिस समन रिफत पहले से एक इंक्वायरी कमेटी बना चुकी थी जिसमें जस्टिस अरबाब ताहिर भी मौजूद थे, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी थे और जस्टिस समन रिफत। मगर आज की खबर है कि जस्टिस अरबाब ताहिर अचानक ही मंजराम से गायब हो गए, 4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं और ये एक नई ड्रामाई सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब पैदा हो गया। अब होगा क्या, और ये जितनी भी कानूनी पेचीदगियाँ आ रही हैं इसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पे आएगी कि एक के बाद दूसरा मिसकंडक्ट, चाहे कोई कानूनी अमल था या गैर कानूनी, चीफ जस्टिस मुल्ज़म थे और वो खुद को बचाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बदल नहीं सकते थे। और ये जो प्रोसेस शुरू हो गया था कानूनी या गैर कानूनी, इसके लिए उन्होंने नाजायज़ तौर पे अपने अख्तियारात का बज़ाहिर इस्तेमाल किया है। तो साकिब बशीर साहब, अब लेटेस्ट क्या सूरत हाल है? जो शिकायत दायर हुई है उस शिकायत के बाद जो इंक्वायरी कमेटी भी बन गई, जस्टिस समन रिफत ने बना दी,
तो फिर जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया, तो फिर उस कमेटी तो अभी भी उसका वजूद मौजूद था, लेकिन वो अपने काम नहीं कर पाई क्योंकि जस्टिस अरबाब ताहिर गायब हो गए जो जस्टिस अमन रिफत की बनाई कमेटी में। एक तो आज की जो दो अपडेट्स हैं, एक तो आपने बता दी कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जिनको जस्टिस अमन रफत इम्तियाज़ ने एज ए कम्पिटेंट अथॉरिटी अपनी कमेटी में रखा था, वो 4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं। एक पेशरफ्त तो ये है इस मामले में आज की। दूसरी पेशरफ्त ये हुई कि आज चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर उनके सामने डॉक्टर बारंग बलोच उनकी ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत थी। यही वो केस 11 सितंबर को हुआ था जब ये वाक़या पेश आया। तो आज जो समाअत थी उस समाअत के दौरान जो कमरा अदालत में एडवोकेट ईमान मज़ारी या हादी अली जट्टा पेश नहीं हुए, उनकी जानिब से एक मुआविन वकील पेश हुए और उन्होंने पेश होकर ये कहा कि जो मरकज़ी वकील हैं वो क्योंकि उन्होंने आपके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट फ़ाइल की है तो इसलिए आप इस केस को इस बेंच से किसी और बेंच में ट्रांसफ़र कर दें। तो इस पर चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर उन्होंने ये कहा कि क्यों कर दिया जाए, कहाँ लिखा हुआ है। तो इस पर मुआविन वकील ने ये कहा कि इस हवाले से एक वाक़या हुआ था पिछले समाअत पे और वो मीडिया पे रिपोर्ट भी हो चुका है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा मीडिया पे रिपोर्ट हो चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं आप बताएं ना क्या हुआ था। तो फिर उन वकील साहब ने कहा कि ये बात तो फिर जो मरकजी वकील है एडवोकेट ईमान मज़ारी वही बताएंगी, लेकिन आप जो केस ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर उन्होंने ऑर्डर जो डिक्टेट करवाया उसमें यह लिखा कि जो वकील साहब आए थे वो कोई मुनासिब कोई वजह नहीं बता सके कि मरकजी वकील क्यों नहीं आए, तो इसलिए केस अर्जेंट किया जाता है, केस ट्रांसफ़र नहीं किया गया। ये अपडेट है। अच्छा, कल के जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कल एडवोकेट जो हादी अली चट्टा हैं उन्होंने ये एक स्टेटमेंट भी दी। उन्होंने ये कहा कि कल तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वो यहाँ पे आए और वो जो कंप्लेंट है वो दायर करना चाह रहे थे और उसके लिए वो मिले यहाँ पे जो मुतलका रजिस्ट्रार की ब्रांचेस के हैं, मुतलका जगहों पे गए। वो उनको ये कहा गया कि डिस्पैच ब्रांच में जाएं। उनके बकौल डिस्पैच ब्रांच में कोई मौजूद ही नहीं था, काफ़ी टाइम मौजूद नहीं था। फिर आखिरकार थक हार के वो कहते हैं कि वो तीनों फ्लोर्स के चक्कर लगा के आखिरकार वो जो कमेटी की हेड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ के पास तकरीबन 1:30 बजे के करीब वो पहुंचे और वहां रिसीविंग ली उस कंप्लेंट की और वापस चले गए। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूं, ये मुमकिन तौर पर हो सकता है ये कहा जाए, अगरचे मीडिया के पास खबर आई थी तकरीबन 6:30 बजे कि जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हटाकर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दिया गया है। तो मुमकिन तौर पर यह कहा जा सकता है, अब मुझे नहीं पता इस इंफॉर्मेशन का, लेकिन कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तब्दीली है उसका नोटिफिकेशन 1:30 बजे से पहले हो चुका था और जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ ने जो एक्ट किया, जो एक सर्कुलर जारी किया अपने दस्तखत से कि 3 रुकनी कमेटी होगी जो जजेस से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उनका जायजा लेगी, जैसे सरदार एजाज साख खान, जैसे सरबाब और जैसे समन। तो ये एक मेरा ख्याल है टाइम का ऊपर नीचे क्लेम हो सकता है। ये अब हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या रजिस्ट्रार है वो क्लैरिटी कर सकते हैं। हमारे पास खबर 6 बजे आई, लेकिन ये क्लेम हो सकता है कि जैसे समन के नोटिफिकेशन से पहले हमने नोटिफिकेशन कर दिया या कोई ऐसी सूरत हाल। बहरहाल सूरत हाल बड़ी अजीब सी एक कैफियत जो है वो बन चुकी है और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसमें बनाया गया है। अब वो इस कंप्लेंट को आगे चलाएंगे। अब मेरा सवाल मती साहब ये है, पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि वो जो सेक्शन 3 है, आपने उसका हवाला भी दिया, जो हरासमेंट के एक्ट है 2010 का, उसमें लिखा गया है कि पहले 3 दिनों में वो एग्जामिन करेंगे और उसके बाद जो आगे रिस्पोंडेंट है नोटिस जारी उसको नोटिस होगा और 7 दिनों में वो जवाब देगा, नहीं देता तो एक्स पार्टी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तेजी है, जल्दी है, इसके पीछे ये भी एक वजह है आपकी नजर में कि 10 दिनों में सारा कुछ हो जाना है ऊपर नीचे। डेफिनेटली, आई मीन टू बी फेयर, अगर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर अपने अख्तियार को जायज़ या नाजायज़ तौर पे फौरी तौर पे इस्तेमाल न करते तो फिर डेफिनेटली जो इंक्वायरी कमेटी बैठी है उसने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को नोटिस जारी कर देने थे। उनका इख्तियार तो था, वैसे मॉरली बाउंड थे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो आप कह सकते हैं। इस बात का तयन करना जरा मुश्किल है क्योंकि उसमें कुछ आईनी और कानूनी पेचीदगियां जरूर मौजूद है, मगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ
कि इसका तयन एक मुल्ज़म नहीं कर सकता कि कोई चीज़ आइनी है या कानूनी है या नहीं है। इसका अगर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो थे थोड़ा सा एहतियात से काम लेते और जो उन्होंने अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी एक बनाई हुई है जिसके वो खुद भी मेंबर हैं और 3 जजेस दीगर हैं, उसमें ये मामला भेज देते कि चूंकि मेरे खिलाफ शिकायत है तो मैं एब्सटेन करता हूं और ये कमेटी के 3 जजेस जो हैं वो फैसला करें कि क्या ये कंप्लेंट जो है इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो सकती है या नहीं। उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जो डिसीजन लेती वो फिर भी मुनासिब होता। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर थोड़ा पैनिक कर गए। उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनके हक में भी बहुत से कानूनी और आइनी दलाइल हैं, जिसकी एक मिसाल मैं आपको ये दे दूं कि काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जब सदारती रेफरेंस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी के अंदर मेजॉरिटी का जो डिसीजन था वो ये था कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ ना तो एसेट रिकवरी यूनिट ना ही FBI या किसी और सरकारी इदारे को इन्वेस्टिगेट करने की इजाज़त है। यानी कि आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी नहीं हो सकती और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती थी। अब देखना यह है कि वो जो इंक्वायरी है वो आप कर सकते हैं बगैर किसी को इन्वॉल्व किए। इंक्वायरी तो कोई भी इंटरनली कर सकता है, आप किसी मुल्ज़िम को नोटिस ना करें और ख़ुद इंटरनली कोई एविडेंस कलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने कंप्लेंट भी दायर करनी है उसके लिए कुछ तो इंक्वायरी होनी है ना। तो मेरे ख्याल में ये जो इंक्वायरी है, क्योंकि ये इंक्वायरी फोस्पा एक्ट के तहत हो रही थी जिसमें मुल्ज़िम को नोटिस देना भी ज़रूरी था, तो जस्टिस सरफराज डोगर ने जल्दी में एक्ट किया कि इससे पहले सूरत हाल ड्रामाई हो जाए और ख़बरें लग जाएं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को नोटिस जारी हो गया, 7 दिन के अंदर जवाब तलब हो गया। तो उन्होंने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया जो मैं समझता हूँ नाजायज़ था। थोड़ा सा तहम्मुल से अगर वो काम लेते तो बड़ा टेक्टफुली अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल सकते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो कंप्लेंट है इसमें मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन बहरहाल कहीं ना कहीं आ ही जाता, मगर उसका फैसला चीफ जस्टिस मुल्ज़िम के तौर पे नहीं कर सकते थे। इस कमेटी ने ही फैसला करना था। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो तब्दील कर दे। उसकी एक वजह है, एक मिसाल वो जस्टिस बाबर सत्तार ने पिछले दिनों एक लेटर लिखा था और उन्होंने इख्तियारात की वो अगरचे बाल का बात कर रहे थे कि जो आपको इख्तियार होता है आप उसमें कोई किंग नहीं बन जाते, उसके कोई हदूद क़यूद भी होती हैं। और उन्होंने मिसाल ये दी थी कि हमारे पास आए रोज़ ये केसेस आते हैं और हम जो वहाँ पे पटिशनर होता है या रिस्पोंडेंट साइड होती है या मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान होते हैं जो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम उनको बता रहे होते हैं कि आप किंग नहीं हैं, आपके इख्तियारात के कुछ हदूद क़यूद भी हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं वो यकीनी तौर पर अपनी अदालत में इस किस्म की डायरेक्शन को, रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन, ऑर्डर्स करते होंगे मुख्तलिफ इदारों के हेड्स को कि इस तरह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस तरह आप नहीं कर सकते, अपने खिलाफ अपने ही काज की आप कैसे जज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल में ऐसा सवाल है कि खुद चीफ जस्टिस जो आपने बात की, आप एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी या कोई और हस्ता कर सकते थे, फिर मेंटेनेबिलिटी बहुत सारे सवालात थे। 209 में ही आपको देखा जाना है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई बनती है या नहीं बनती। मेरे ख्याल में देखें तेजी जल्दी अगर जस्टिस समन रिफत लेफ्ट से एक तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, ठीक है, उनको 17 जुलाई 2025 को चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने बकलम खुद मुस्तकिल होने के बाद बकलम खुद जस्टिस समन रिफत को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया। अब बदनीयती वहाँ पे आती है कि जब आपने कोई कानूनी एतराज़ उठाए बगैर उनको तब्दील कर दिया, और वो भी उस वक्त के जब आप खुद कटहरे में खड़े हैं, बतौर मुल्ज़िम खड़े हैं, और जस्टिस समन रिफत को आपने चेंज कर दिया। होना क्या चाहिए था, लेट्स से कि जस्टिस समन रिफत तो बतौर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंटिन्यू रखती, और अगर उन्होंने एक जज के खिलाफ शिकायत पे इंक्वायरी कमेटी बना भी दी जो गलत भी हो सकती थी, उसका तयन बाद में होता, तो वो इंक्वायरी कमेटी क्या करती है। अब जस्टिस समन रिफत हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर हैं और ऊपर जस्टिस सरदार मोहम्मद एजाज साख हैं, ठीक है। तो अगर ये कह देती है इंक्वायरी कमेटी कि भाई जज ने हरासमेंट की है और जज को ओहदे से हटा दो, ये तो गैर आईनी होता, वो कमेटी नहीं कर सकती थी। दूसरा, अगर वो ये कह देती कि जज ने हरासमेंट की है और जज ये जो मामला है ये जुडिशल काउंसिल जो है उसको इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है ना, वो भी इसके ऊपर भी एतराज़ उठाए जा सकते थे। या वो ये कमेटी ये कह सकती थी
कि हम ये शिकायत ही वसूल करने के मजाज नहीं है, क्योंकि जजेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है, काजी फाइजा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देती। तो प्रॉपर तरीका यही था, इंक्वायरी कमेटी को प्रोसेस करने देते, मगर उसमें एम्बेरसमेंट यही थी, और उस एम्बेरसमेंट से सिर्फ बचने की कोशिश की है, और कि नोटिस जारी होते, जवाब 7 दिन के अंदर आता, एक तरफा कार्रवाई होती। अगर वो जवाब में ये लिखते कि इंक्वायरी कमेटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, अगर वो जवाब दे देते लट से तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इसमें एक इज्जत थी। चीफ जस्टिस बड़े कानूनी तरीके से अपना नहीं, उस कमेटी की जो कार्रवाई अगर आगे बढ़ती तो उसको आर्टिकल 199 में चैलेंज भी किया जा सकता था, में भी चैलेंज हो सकता था, वो चैलेंज हो सकता था, और चैलेंज होने के बाद डेफिनेटली स्टे भी हो सकता था। मेरे ख्याल में और ये मसला जो था, ये किसी वकील का जजेस के खिलाफ हरासमेंट के इल्ज़ाम में इंक्वायरी कमेटी में शिकायत जमा कराने का इतना बड़ा नहीं था, जितना बड़ा मसला जो है एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपने आप को बचाने के लिए जो है अपने अख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करना, ये एक और मिसकंडक्ट है। और मेरे ख्याल में ये जिस जल्दी में और जितने पैनिक में आके चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एक्ट किया है, ये एक मिसकंडक्ट है, और इसके ऊपर एक अलग से जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो, अगर वो मती साहब, वो मैंने पहले भी एग्जांपल दी, जो इवेंट्स की टाइमिंग है, अगर वो फ़र्ज़ करें ये कहें कि 15 सितंबर को क्योंकि कंप्लेंट 1:30 बजे आई, क्योंकि जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ ने 3 बजे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, सर्कुलर जारी किया, तो हम जो है ये तब्दीली 1:30 बजे से पहले कर चुके थे। फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर 1:30 बजे से पहले भी किया है तो वो बदनीयती पर मबनी है, ठीक है, और उसका कोई सबूत नहीं है, और उसका फैसला भी जो है फिर बाद में अदालत ने करना था कि क्या ये इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी कर सकती थी, नोटिस जारी कर सकती थी, एक तरफा कार्रवाई कर सकती थी। ये सब कुछ किसी न किसी अदालती फोरम में होना था ना। चीफ जस्टिस बतौर एक मुल्ज़म ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि आप अपने खिलाफ होने वाली इन्वेस्टिगेशन, कानूनी या गैर कानूनी, वो हट के आपने उसको अपना नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बतौर मुल्ज़म आपने उसे सबवर्ट किया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अनड्यू भी हो सकता है, लेकिन आप उसे फिजिकली इसलिए सबवर्ट नहीं कर सकते कि आप चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के और अपने खिलाफ होने वाली कोई इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तब्दीली जो है, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बदनीयती है, चाहे वो सुबह 10 बजे की हो या 1:30 बजे की हो, उसका कोई रीज़न और उसी तारीख में क्यों की गई हो, जब शिकायत आने की खबरें आ रही तो उसके बाद। इसका मतलब है कि ये जो तब्दीली की गई है, ये शिकायत आने से पहले की गई है ना। उनको कैसे पता चला, उसका क्या जवाब था कि भाई क्या जस्टिस समर रिफत बीमार थी, वो आ नहीं सकती थी, काम नहीं कर रही थी, या कोई काम किया था तो उन्होंने मतलब उसका कोई रीजन थी, कोई वजह। आपने अगर उसी तारीख में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तब्दील किया जिस तारीख तो सवाल उठाई है, तो फिर डेफिनेटली इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये ज्यादा संगीन मिसकंडक्ट है जो कि एक चीफ जस्टिस ने खुद को बचाने के लिए किया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आज जब समाअत थी उसी केस की, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने पूछा और वहाँ उन्होंने कहा कि ला अफसरान भी खड़े हैं, आप बात करें। उन्होंने बात तो नहीं की, लेकिन एक और हल भी है। मुझे याद पड़ता है कि एक इजलास हुआ था जो जजेस की तैनाती के हवाले से, जो चीफ जस्टिस हैं साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, तो उस वक़्त जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने बाहर आके कोई उस कमेटी में मौजूद थे इजलास में, और बाहर आके ख़त लिख दिया या इस किस्म की कोई बात कर दी, जिस पे मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन शुरू हो गई, और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस इजलास की ऑडियो रिलीज़ कर दी। उन्होंने कहा ये ऑडियो है, हो सकता है उनको लग रहा हो कि ये ऑडियो तो मेरी फेवर में जा रही है, उन्होंने कहा ये ऑडियो है, सुने और फैसला कर लें कि मैं हमने गलत किया है या हमारे एंड पे कोई गलती है या जस्टिस काजी फाइज ईसा का बिहेवियर ठीक नहीं था। तो क्या इस सारे जो जमकटा इकट्ठा हो गया है, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, कहानियां चल पड़ी हैं, बहस, क्या इसका एक सिंपल और सादा सा हल नहीं था कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा अगले दिन, और बात उनकी हो सकता है ठीक हो, उनके मुताबिक उन्होंने वो वीडियो वो देखी हो, उसकी ऑडियो सुनी हो, तो वो ऑडियो रिलीज कर दे, बात ही खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल में। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये किससे ही खत्म हो जाएगा, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा सिरे से अगर वो ऑडियो रिलीज कर दे तो। देखिए ना, अब वो ऑडियो जो है, ये अब चीफ जस्टिस का फर्ज है कि उनके नॉलेज में आ चुका है कि वो ऑडियो एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है। अब वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। काउंसिल में लेट्स से ये मामला जाता है और ये ऑडियो डिलीट की जाती हैं, ये ऑडियो अवेलेबल नहीं होती, और हम दोनों जानते हैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर कि ये कैमरा होता है,
चीफ जस्टिस की अदालत में उसकी वीडियो भी बन रही होती है, वकीलों की तरफ होता है, उसकी ऑडियो भी आ रही होती है बड़ी क्लियरली। और हमने कई बार बैठ के चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के कमरे में बैठ के सारे मनाज़िर, जब जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त वहां बैठ के मतलब आवाज आ रही होती पहले की तरह कहीं वो अदालती कैमरे भी ना हटा दिए जाएं। आपको पता है जब करप्शन का इल्जाम लगा, मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा मामला है कि उसकी ऑडियो या वीडियो कहीं डिलीट हो जाए, जाया हो जाए या कोई ऐसा मामला हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इसका एक हल है। हल ये है कि ऑडियो रिलीज कर दें, बात ही खत्म हो जाए। अगर वो झूठे हैं, मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया है, तो सारे जो है वो झूठे साबित हो जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का खास तौर पे फर्ज बन चुका है कि वो उस ऑडियो वीडियो को प्रिजर्व कर लें जी। बाद में ये ना हो कि जी अपनी फेवर में इस्तेमाल कर लें। ये भी है, बाद में ये ना हो कि जी हमारी तो 30 दिन की रिकॉर्डिंग होती है, फिर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, क्योंकि अब दरख्वास्त दे दी गई है। अब ये रजिस्ट्रार का भी फर्ज है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो उस ऑडियो वीडियो को प्रिजर्व करे, क्योंकि चीफ जस्टिस खुद बज़ाहिर एक मुल्ज़म है अब इस सारे मामले में। और अब जुडिशल काउंसिल में भी अगर दरख्वास्त मालूम नहीं डाली है कि नहीं, मेरे ख्याल में डाल दी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी डाल दी गई है। तो अब जो है बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस जो है रिस्पोंडेंट है, और अब उनको इस ऑडियो वीडियो को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होगा। और जजेस के खिलाफ हरासमेंट के हवाले से साकिब आपको बताते चलें कि एक दफ़ा जब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी इसी तरह की कंप्लेंट्स की जुडिशल काउंसिल के अंदर, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे और जस्टिस सरदार तारिक महमूद, इन दोनों ने एक खातून थी आमना नामी, उनके साथ आमना मलिक उनके साथ बहुत तल्ख की, और आमना मलिक का ये दावा था कि मुझे हरास किया गया। उन्होंने एक शिकायत भी जारी की थी, और ज़राए ने हमें बताया है कि जो वफाकी मुबसर हैं खातून के, जो वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर इंक्वायरी करते हैं, उनकी तरफ से जब इंक्वायरी का कमेटी बनाई गई और इंक्वायरी शुरू की गई, तो वहाँ पे कुछ कुव्वतें पहुँच गई और उन्होंने कहा आप ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दें, ये जजेस के खिलाफ जो इंक्वायरी है सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी। और फिर उन्होंने ज़राए ने ये भी बताया कि जब वो 1 महीना गुजर गया, जो 30 दिन के अंदर फैसला देना होता है, तो उन्होंने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि भाई उस कंप्लेंट का क्या हुआ उन जजेस के खिलाफ जो सरदार तारिक मसूद और काजी फाइज ईसा के खिलाफ। तो फिर बाद में दोबारा कुछ ताकतवर ज़राए जो है उन्होंने आके जो महोत्सव के आला अफसरान है उनको दबोच लिया और कहा कि आप रहने दें, क्या कहा जी बंदे बन जाएं आप, ठीक है। उसमें जस्टिस आयशा मलिक जो है उस वक्त ये बताया जाता है कि इंटरनल कमेटी की सरबराह थी। अब सारा मलबा हम मुतसिब से हम ये करवाना शुरू कर दें, उनको कहें कि आप ही सारा बर्डन उठाएं। अगर कोई मामला था तो फिर जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की जज थी, आईनी अदालत की जज थी, उनको फिर हरासमेंट कमेटी की सरबराह थी, उसमें जो कुछ भी हुआ था नहीं हुआ था, कोई फाइंडिंग थी नहीं थी, कुछ सामने ले आती, मतलब बाहर जो मर्जी होता रहे, अंदर तो वो कुछ भी ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन उनका कोई ऑर्डर आज तक जो हमारे सामने नहीं आया। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। ठीक है, साकिब बशीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्याल में इजाजत लेंगे जी, और साकिब बशीर और मतीउल्लाह जान MJ TV को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।